हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर, आपको पता है कि सीटेट का प्रीवियस ईयर का सीरीज हम आपको मैथ्स का दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मैं फिर से आपके सामने 9 जनवरी 2023 को पूछे गए सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के सारे प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और बाकी जो भी इसका सीटेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, 10 करोड़ 20,203 को अंकों में लिखा जाता है। 10 करोड़ 20,203 इज रिटेन इन फिगर एज। इसको अंक में लिखना है। अभी आपको शब्द में लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो हमें अंक को फिगर में दिखाना है। कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको पता होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा कैसे होता है। देखिए, अगर इन सबको हम एक फिगर के रूप में देखें तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। जो भी वर्ड आएगा ना नया वाला, उसके बाद 10 जरूर आएगा। 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, फिर उसका अगला 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, फिर अगला फिगर जो आएगा अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। ये पूरा फिगर ऐसे आता है। तो देखिए, अब इसी तरह से हम ये लिखने की जरूरत नहीं, नीचे आप स्वयं कीजिए। कैसे? यहीं से हम काउंट करते हैं। इस क्रम में आपको देखते हुए चलना है। इंग्लिश में भी देखिए करोड़ शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। तो मिलियन बिलियन का यहाँ पे आपको नहीं पूछेगा, आपको इसी क्रम में पूछेगा। जब ये किसी को पता होता है तो ये जरूर कर लेंगे। तो कैसे करते हैं? 10 करोड़ हमें देखना है। तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तो इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या 20,000 दिख रहा है? देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ही दिख रहा है। 20,000 के लिए 2 का फिगर होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 का फिगर 1000 में ही रुक जा रहा है, उसके बाद 0 है। इसमें देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो गलत है बिल्कुल। करोड़ चाहिए हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी गलत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तो है। अब देखते हैं 20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 पर 0 है ना, 10,000 यानी 2 पर 0 है तो 20,000 हो गया, तो 20,000 है। 200, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 200 है और 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये वाला सीरीज जरूर याद रखा कीजिए। हिंदी में है, पढ़ने में थोड़ा इंग्लिश वालों को ऑड लगेगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन बनता है यहां से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 4/5 एंड ग्रेटर देन 1/2। इनमें से, ये जो ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा भिन्न 4/5 से छोटा और 1/2 से बड़ा है? ये हमें भिन्न को, फ्रैक्शन को देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो देखते हैं, 2 तरीके से करके देखते हैं। एक तो कंपेयरिंग मेथड होता है, एक नॉर्मल अगर देखेंगे तो 4/5 ये ज्यादा आसान है अभी, क्योंकि इस जिसमें हमें कंपेयर करना है उसमें यही चीज आसान होता है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ रहा है, और 1/2 को करेंगे तो 0.5 आ रहा है। अब 0.8 और 0.5 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.9 9 8 जा 72, फिर से 8 बच गया, फिर 9 8 जा, तो ये कंटिन्यूटी में रहेगा। तो ये देखिए इससे बड़ा हो जा रहा है,
0.8 से ज्यादा बड़ा होगी, ये 0.80 पे रुका है और ये 0.88 है, तो इससे तो बड़ा हो गया, जबकि यहां बोला है लेस देन 4/5, तो ये तो खत्म हो गया। इसको देखते हैं, 9 7 पॉइंट लगेगा ही क्योंकि 0 आएगा, तो 9 7 63, फिर 7 आ गया, फिर 9 7 63, तो इससे तो छोटा है ये, लेकिन क्या इससे बड़ा है? तो 0.5 से बड़ा भी है, तो इसके कंडीशन को, ये जो कंडीशन यहां दिया है इसको फॉलो कर रहा है ये। अगला देख लेते हैं, पहले ये आ जाएगा 0.3333 डॉट डॉट आगे, ये आ जाएगा 0.40। तो देखिए क्या हुआ, इससे छोटा होना चाहिए, ये वाला फॉलो कर रहा है, और इससे बड़ा होना चाहिए, यही फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए इससे तो छोटा है लेकिन 0.5 से बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं फॉलो करेगा। ये वाला फिर से वही, इससे बड़ा तो है, छोटा तो है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो 4/5 से बड़ा कौन है, तो हम पहले वाले को देखेंगे, हालांकि ये लॉन्ग मेथड है, ये ज्यादा आसान है। 4/5 और 8/9 को कंपेयर करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 आ गया और ये 8/40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पहले इसी का करेंगे और इसके सामने लिख देंगे। तो इसमें बड़ा कौन है, 8/9, जबकि इससे छोटा होना चाहिए था ना, 4/5 से छोटा होना चाहिए था, तो पहला वाला तो ऐसे ही चला गया। दूसरा कंपेयर किसके साथ करेंगे, दूसरा कंपेयर करेंगे 7/9 के साथ, 7/9 के साथ। देखिए 9 चौके 36 और 7/35, देखिए किसके सामने वाला बड़ा है, 4/5, इसका मतलब 4/5 बड़ा है, तो 4/5 से ये छोटा हो गया, तो लेस देन को कंपेयर कर रहा है, फॉलो कर रहा है लेस देन को। और अब करेंगे, चूंकि हमें पता चल गया ये इससे छोटा निकल के आ गया है, तो 1/2 से भी इसको कंपेयर करा कर देख लेंगे 7/9 को, तो कितना आ गया, क्रॉस में 9 एकम 9, 7 दूना 14, कौन बड़ा हो गया, 7/9। तो देखिए 1/2 से बड़ा हो गया लेकिन उससे छोटा हो गया। क्लियर हुआ। तो दोनों मेथड, ये वाला मेथड जो है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने में आसान रहता है। तो ये सिंपल सा बिल्कुल बढ़िया सा, ये पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंकों की संख्या 5 6 2 3 4 k में k का मान क्या होगा यदि यह संख्या 6 से विभाजित हो। What will be the value of k in the number 5 6 2 3 4 k if that number यानी this number is divisible by 6। तो पहले तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल ध्यान रखना पड़ेगा। जीरो से कोई भी डिवाइड होने के लिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से तो आपको पता ही है। 1 से देखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से लास्ट में 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। दुनिया का जितना भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है ना, 1 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से देखते हैं। 2 से लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर यानी सम संख्या होनी चाहिए, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। कोई सा भी नंबर लिख देंगे ना, 2 3 4 लिख दिया, 2 3 4, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इकाई अंक पे 4 है, सम संख्या है। आप 6 लगा दीजिए, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो इकाई अंक पर आपको सम संख्या दिखेगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 3 से क्या होना चाहिए, 3 से होना चाहिए कि जितने भी नंबर में जितने भी अंक हैं, डिजिट हैं, सबका योग, सम ऑफ द डिजिट, योग डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, तो वो 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे मैंने यहां नंबर लिया 3 5 8, इसको जोड़ेंगे 3 + 5 + 8 5 13 3 16, क्या है डिविजिबल है 16 3 से? तो नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 3 से। लेकिन अगर मैं एक और 3 लगा दूं और ये 3 5 8 3, तो ये देखिए 3 3 8 5 13 3 16 16 और 3 19, सॉरी 8 5 13 3 16 3 19 नहीं, 19 भी नहीं डिविजिबल है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं
13 3 16, 16 और 2, मैं यहाँ 2 कर लेता हूं, तो 18 हो गया। तो 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है, तो सम वो होना चाहिए। हमसे पूछा है 6 से ना, 6 से विभाजित होने के लिए 4 का क्या होना चाहिए, 4 का अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, जैसे 424 में 24 4 से विभाजित है, तो ये 424 भी 4 से विभाजित है। 5 के लिए क्या होना चाहिए, 5 के लिए संख्या के लास्ट में 5 या 0, 5 या 0 कुछ भी होगा ना तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 के लिए देख लेते हैं, 6 के लिए कहता है कि जो संख्या सामने है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, दोनों से, एक से नहीं, दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे देखिए अगर मैं ले लूं 4, तो ये 2 से तो विभाजित है, लेकिन क्या 3 से विभाजित है, तो किसी एक से होगा, तो 6 से नहीं, बल्कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो इस तरह की संख्या, जैसे 16, 16 2 से तो विभाजित है, क्या 3 से है विभाजित, नहीं है, तो 16 6 से भी विभाजित नहीं है, देख रहे हैं ना। लेकिन अगर हम 18 ले लें, 18, तो ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, यानी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो यही रूल हमें यहां पे देख लेना है। पूछा है 5 6 2 3 4 के की जगह पे क्या आना चाहिए, तो पहले 2 वाले रूल से इसको डिवाइड करके देखते हैं, हम ऑप्शन ही लगा लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो 5 6 2 3 4 के, अच्छा यहां 0 होना चाहिए, तो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, तो पहले 0 ही लगा के देखते हैं, के की जगह 0 लगा दिया। और 3 से डिवाइड होने के लिए सबको जोड़िए पहले, 6 5 11 2 13 3 16 4 20 प्लस 0 20, क्या 20 3 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो 0 वाला आंसर तो नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया। 1 लगाएंगे तो 1 आ गया, ऑड नंबर, के की जगह पे अगर 1 रख रहे हैं तो के 1 क्या हो गया, विषम संख्या, विषम संख्या अगर यूनिट प्लेस पे हो तो 2 से विभाजित नहीं होगा, और किसी भी एक से अगर नहीं हो रहा है तो वो 6 से नहीं होगा, तो एक वाला भी खत्म हो गया। 4 को लगाकर देखते हैं, 4 को लगा तो 2 से तो ये विभाजित होगा ही पूरा, 3 से हो रहा है या नहीं देखते हैं, 4 4 8 3 11 2 13 13 6 19 19 5 24 आ रहा है, 24 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब के की जगह पे कौन सा आंसर आया, आंसर 4। क्लियर है, 6 लगा के अगर देखते तो 6 4 10 3 13 2 15 6 21 5 26, 26 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है लेकिन 3 से नहीं, तो दोनों से होना चाहिए 6 को विभाजित होने के लिए। क्लियर है, 2 3 4 5 का भी मैंने बता दिया है, और अगर आपको आगे डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो मैंने वीडियो डाला है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, 28 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 15 लड़कियां हैं, यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपना दांत साफ करते हैं तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन दांत साफ करती है, तो लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है। एक वर्ग है, एक वर्ग में 28 विद्यार्थी हैं, उसमें से 15 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, तो 28 माइनस 15 यानी 13 हो गए लड़के, 13 लड़के और 15 लड़कियां। ठीक है, दोनों का डाटा क्लियर है, 15 लड़कियां हैं तो 13 लड़के हैं। यदि 21 विद्यार्थी, अब अकेले तो कोई है नहीं, केवल ना तो लड़की ना तो केवल लड़का, तो यानी 21 विद्यार्थी प्रतिदिन दांत साफ करते हैं, तो कैसे विद्यार्थी हैं जी, सारे को करना चाहिए था इकट्ठा। 21 विद्यार्थी प्रतिदिन साफ करते हैं दांत, इसका मतलब उसमें कुछ लड़का और कुछ लड़की मिक्स होगी, तथा लड़कियों का 3/5 भाग। अब लड़की का 3/5, लड़की का को कैसे साइन देते हैं, मल्टीप्लीकेशन का हिस्सा बताता है वैसे, लेकिन साइन डिनोट कराता है मल्टीप्लीकेशन। लड़कियों का 3/5 भाग काट दीजिए,
यानी कितनी लड़कियां? 9 लड़कियां दांत साफ करती है, बाकी 6 लड़कियां दांत साफ नहीं करती। तो 9 लड़कियां साफ करती है दांत। तो लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन दांत? टोटल 21 साफ करते थे, जिसमें 9 लड़कियां हैं, तो 12 लड़के दांत साफ करते हैं। 12 लड़के दांत साफ करते हैं। लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? 13। 13 में कुल 13 में से 12 लड़के दांत साफ करते हैं ना, कुल 13 में से 12 लड़के दांत साफ करते हैं। तो 12/13 भाग लड़कों का, 12/13 भाग दांत साफ करते हैं। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए लड़के और कम होते या ज्यादा होते, तो कम होते 9 लड़के साफ करते, तो 9/13 भाग। ठीक है, तो जितना टोटल में से जितना साफ कर रहा है वही उतना बटा उतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू? ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और पढ़ने के साथ ही इसको डिस्क्राइब करते हैं। एवरी नंबर इज मोर देन एडिटिव इनवर्स, इट्स एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। पहले एडिटिव इनवर्स होता क्या है, योज्य प्रतिलोम होता क्या है? तो देखिए क्या होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया कि जो संख्या है उस संख्या में हम क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। जैसे योज्य प्रतिलोम में ध्यान रखिएगा, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब आप उसको किसी संख्या से ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। जैसे मैंने पूछा 5, 5 में हम क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए? तो 5 में हम -5 ऐड करेंगे तो ये 5 - 5 होके 0 हो गया। तो 5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -5। ठीक है, आप लीजिए -5, -5 में हम क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए? तो -5 में हम ऐड करेंगे +5। तो ये देखिए -5 + 5 दोनों कट जाएगा, क्या आ गया? 0। तो एडिटिव इनवर्स ये होता है। तो क्या पूछा है? प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। तो प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। क्या ये जरूरी है? कोई संख्या, प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। तो -5 का योज्य प्रतिलोम क्या आ रहा है? 5। लेकिन 5 का योज्य प्रतिलोम क्या आ रहा है? -5। तो दोनों कंडीशन में तो अलग अलग चीज हो रहा है ना। पर ये अगर पूछा है -5 का योज्य प्रतिलोम, तो संख्या ये हो गया, तो इसका योज्य प्रतिलोम 5 आ गया, तो ये तो योज्य प्रतिलोम बड़ा हो गया। ठीक है, जबकि यहां पॉजिटिव ये है संख्या, तो यहां संख्या बड़ी हो गई। तो प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी नहीं होती, कभी बड़ी कभी छोटी। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, किसी 2 पूर्णांकों का योग, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, एनी 2 इंटीजर्स ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ इंटीजर। किसी 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होते हैं, एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है 0 इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बोला है सम ऑफ एनी 2 इंटीजर, तो एनी 2 इंटीजर में हम कंडीशन रखते हैं। एक हम रख लेते हैं 2 इंटीजर जो दोनों पॉजिटिव हो, तो 2 और 3 रख लिया हमने, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। तो ये कंडीशन तो इसमें फॉलो कर जाएगा, प्रत्येक से बड़ा है। देखिए 5 3 से भी बड़ा है, 5 2 से भी बड़ा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो बड़ा हो सकता है। एक हमने रख लिया 0 और एक हमने पॉजिटिव रख लिया 3, तो देखिए ये 3 के बराबर हो गया, बड़ा कहां हुआ? नहीं हुआ ना। और एक 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से 1 के बराबर है। चलिए इसको भी हटाते हैं, एक रख लेते हैं -2 और एक रख लेते हैं +2, जोड़िए तो क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, तो कहां बड़ा हो रहा है? तो ये कंडीशन भी क्या हुआ?
गलत, स्टेटमेंट सही ये नहीं है। इसमें देखते हैं थर्ड वाले में, -2 का परवर्ती, परवर्ती मतलब सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ -2 इज -1। सक्सेसर का मतलब होता है कि जो आपके बाद आने वाला, आपका गद्दी कौन संभालेगा, ठीक है, वो सक्सेसर कहलाता है। तो -2 का सक्सेसर उसका अगला +1, -2 का सक्सेसर कौन होगा, उसका जस्ट अगला नंबर, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। देखिए, तो -2 का परवर्ती -1 है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला भी देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, एक संख्या हम 2 लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, और उसका योज्य प्रतिलोम -2 लेते हैं, ठीक है, सदैव ऋणात्मक होगा, इसको गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। एक और लेते हैं, -4 ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं इसका योज्य प्रतिलोम 16, -16 हो गया। तो ये वाला कंडीशन भी सही है, एक संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 4 का -4, -6 का -6, -6 का +6, तो ये भी सही है। तो इसमें दो कंडीशन, दोनों, ये दोनों सी और डी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, क्लियर हुआ। एडिटिव इनवर्स, आगे बढ़ सेब खरीदे तथा प्रत्येक में 24 सेब थे, 138 डिब्बा में प्रत्येक डिब्बे में 24 सेब थे। पहले दिन वह 117 सहित 3/4 डिब्बा बेच पाता है, तो कुल कितने सेब उसके पास पहले दिन बेचने के बाद कुल कितने सेब बचे रह गए। देखिए, ये जो फ्रैक्शन में आ गया ना, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जिनसे नहीं बन पाता उनको मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, 117 सहित 3/4 जो डिब्बा है, तो सबसे पहले तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 3/4 मतलब 118वां डिब्बा में 3/4 बेचा उसने, 118वां डिब्बा का 3/4 हिस्सा बिका, बाकी नहीं बिका, बाकी 117 डिब्बा पूरा पूरा बिक गया। तो कितने सेब उसके बिक गए, पहले ये देख लेते हैं। तो 117 में 24 से गुना कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक डिब्बे में कितने सेब थे वो देखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 117 में 24 सत्ते 7 चौके 28 और 7 दूना 14 और 2 16, 168, 16 बच गया, 24 से कम 24 और 16 40, 4 बच गया, 24 और 4 28, 2808 सेब उसने बेच दिए, ठीक है। और उसके पास कुल कितने सेब थे, तो सेब 138 डिब्बा में, 138 डिब्बा में कुल कितने सेब आ जाएंगे, 24 से गुना कर दीजिए, 24 अट्ठे 192, 19 24 दिया 72 और 19 91, ठीक है, 9 24 और 9 33, 3312 सेब थे, जिसमें से कुल 2808 तो 117 डिब्बे में थे। अब ये 3/4 जो बेचा है ना, 3/4 वो कितना होता है वो देखते हैं। तो 3/4 हो जाता है, देखिए एक डिब्बा में 24 है, तो 3/4, अगर 24 का 3/4 हिस्सा बिक गया, 24 का 3/4 हिस्सा बिक गया, तो 18 सेब उसके बिक गए ना। तो टोटल बिके कितने, 18, और यानी 2826 सेब उसके बिक गए। तो बचे कितने रह गए, तो 3312 माइनस 2826, 3312 माइनस 2826, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 12 में से 8 गया 4, 486 सेब उसके बचे रह गए। क्लियर हुआ। इसको और एक तरीका से कैसे कर सकते थे, पहले तो टोटल ये कर लेते, 3312 सेब उसके पास आए हुए थे नए, 117 डिब्बा में कुल 2808 आ जाता। ये 3/4 को एक तो आसानी तरीका से, एक डिब्बा में 24 है तो 24 का 3/4 बिक गया, तो 18 से बिक गए थे, तो उसको हमने बिके हुए में ऐड कर दिया। बच कितने गए थे, 6, तो 6 यहां से हमने सीधा सीधा क्या कर लिया, 3312 में से
डायरेक्ट घटा दिया 2826 को, तो 486 सेब उसके बचे रह गए थे। दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो कहलाता है। द सम ऑफ टू एंगल should be 180 degree is known as adjacent angle, complementary angle, supplementary angle, linear pair। देखिए 28 दिसंबर का जो 29 दिसंबर वाले क्वेश्चन में भी एंगल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बताया था। सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स एक हो और इसमें एक साइड कॉमन हो, तो ये एंगल x और ये y, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये 180 डिग्री नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ये तो नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल should be equal to 90 डिग्री, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जबकि यहां 180 दे, ये है समपूरक। देखिए इसमें क्या कहता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कहलाता है क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम होता है, यही चीज बोल रहा है ना, सम ऑफ टू एंगल, दो कोणों का योग। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर रेखीय युग्म, रेखीय रेखा एक है 180 डिग्री है, तो ये अकेला 180 डिग्री है, पेयर के साथ नहीं 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर सुटेबल कौन सा है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। इनमें से दिया हुआ कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कथन को पढ़ते हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा है बट उसका हिंदी लिख रखा है मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। पहला है सम ऑफ एन एक्यूट एंड राइट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल, कि न्यून कोण और सम कोण का योग क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो देखते हैं, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण क्या होता है। न्यून कोण होता है जो 0 और 90 के बीच का एंगल होता है। 0 से लेकर 90, 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं सभी न्यून कोण कहलाते हैं। तो एक न्यून कोण हम ले लेते हैं, मान लीजिए 70 डिग्री, और राइट एंगल ले लेते हैं। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है समकोण। समकोण का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। इसको अगर ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो ये क्या अधिक कोण हुआ? ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो और एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्ट्यूस का। मैंने लिया 40 और इधर 90 ले लिया, तो देखिए 130 आ गया। तो ये सभी किस में आ रहे हैं? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है 90 और 180 के बीच का कोण। तो ये सभी 90 और 180 के बीच में आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है, सही है। ये हमें ढूंढना है नॉट ट्रू, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण, यानी 0 से 90 का सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। अभी तो हम जोड़ रहे थे, लेस देन राइट एंगल। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। और टू एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल हमने लिया 25 और एक हमने लिया 30, 30 20 50 55। देखिए तो क्या बोल रहा है? सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। कोई जरूरी नहीं है, देखिए क्या जरूरी नहीं है कि एक एक्यूट हमने लिया 75 और दूसरा एक्यूट हमने लिया 30, तो ये 105 हो गया। तो क्या ये समकोण से छोटा हुआ? तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एक्यूट एंगल, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल, ये कंफर्म नहीं है, कभी लेस होता है कभी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट गलत है। अगला देख लेते हैं सम ऑफ टू राइट एंगल।
टू राइट एंगल का सम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल। दो ऑब्ट्यूज एंगल लीजिए कोई सा भी। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा 300 सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो कोई सा भी ले लीजिए। मैंने लिया 140 और सम ऑफ टू बोला है ना, और मैंने दूसरा ले लिया 130, तो कितना हो गया? 270। सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्स एंगल। दो अधिक कोणों का योग किसके बराबर होता है? वृहत कोण के बराबर होता है। वृहत कोण होता है 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो ये भी सही है। देखिए 270 आया ना, तो इसमें गलत कौन सा हुआ स्टेटमेंट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द नॉट ट्रू। ओके, तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको समझा दिया इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन से लेटर्स के ग्रुप हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें केवल एक लाइन बस सिमेट्री, एक सिमेट्री लाइन बन रहे हैं। तो सिमेट्री लाइन से क्वेश्चन आपको 28 दिसंबर वाले पेपर में भी 29 दिसंबर वाले पेपर में भी पूछे गए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। देखिए सिमेट्री लाइन क्या होता है? सिमेट्री लाइन वैसी लाइनें जिसमें अगर हम किसी फिगर को फोल्ड करें, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल शेप का फिगर है। देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप का, मैं पूरा इसको ओपन कर देता हूं, फिगर है ये पूरा। इसको हम फोल्ड करें अगर बीच में से, तो ये दूसरे भाग को पूरी तरह से कवर कर ले। ठीक है, यही होता है सिमेट्रिक लाइन। तो कितने सिमेट्री लाइन बनाए जा सकते हैं? तो यहां पूछा है अल्फाबेट में। ठीक है, तो देखिए सी को अगर फोल्ड करेंगे तो ये कवर कर लेगा आधा आधा, तो यहां एक सिमेट्री लाइन बन सकता है। यू में भी एक सिमेट्री लाइन बन सकता है, लेकिन जी में सिमेट्री लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि जी में अगर सिमेट्री लाइन ऐसे बनाते हैं तो इसके फिगर मतलब दिखते रहेंगे ऑपोजिट साइड में भी। बी में बन सकते हैं, आई में बन सकता है, एच में बन सकता है, लेकिन एच में दो सिमेट्री लाइन बनेंगे। एक ऐसे लाइन बनेगा, जैसे मैं एच लिखता हूं इसको, तो अगर यहां से हम फोल्ड करते हैं ऐसे, तो एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा हम इसको अगर ऐसे फोल्ड करते हैं, एच को हम ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं, तो इसमें दो सिमेट्री लाइन है, और हमसे पूछा है केवल एक सिमेट्री लाइन का, एक सिमेट्री लाइन का। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दो और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। एन ए बी, एन में तो सिमेट्री लाइन बनेगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बचा क्या? डी। डी में अगर इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे अप टू डाउन, तो एक सिमेट्री लाइन। ई में अगर फोल्ड करेंगे अप टू डाउन, यहां से अप टू डाउन, तो दो से एक इसमें बनेगा। एम को अगर इस तरह से फोल्ड करेंगे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो एक सिमेट्री लाइन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, लेटर्स ग्रुप हैव ओनली वन सिमेट्री लाइन। ऑप्शन नंबर सी में जो डी, ई और एम लेटर हैं, इसके पास ओनली वन सिमेट्री लाइन यानी एक सममित रेखाएं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है। योगेश की दौड़ने की गति क्या है? The speed of Yogesh is 30 km/h and he completed a run in 5 minutes. Then what is the distance he covered? मतलब तो दौड़ की कितनी लंबाई थी, यानी कितना डिस्टेंस उसने 5 मिनट में कवर किया, तो वो भी मीटर में बताना है। तो ये सभी ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। तो देखते हैं 30 किलोमीटर यानी कि प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ? 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब एक घंटा में 30 किलोमीटर। एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? क्योंकि मिनट से रिलेट करके आपसे पूछा है, तो मिनट में इसको देखते हैं। 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो एक मिनट में 30/60 यानी हाफ किलोमीटर। एक मिनट में आधा किलोमीटर चलेगा, तो 5 मिनट में कितना चलेगा? तो 5 मिनट में चलेगा 1/2 × 5
यानी 2.5 किलोमीटर, ये किलोमीटर है, तो 2.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 1000 तो करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 मीटर, 2500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एक एक नियम के थ्रू हम चले गए। 60 मिनट में 30 किलोमीटर जा रहा है ना, यही तो है किलोमीटर पर आवर। 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 1 मिनट में हाफ किलोमीटर, तो 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 2500 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंच जाती है और 2 अप्रैल 2020 को रात को वापस चल पड़ती है। वह वहां कितने दिन ठहरी? ठीक है, ऑप्शन भी इसका मैं लिख देता हूं, 74, 75 और 76, 77। 74, 75, 76 और 77। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। देखते हैं कितने दिन ठहरी अपनी बहन के यहाँ। तो 18 जनवरी को गई है, तो पहले तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 18 जनवरी को पहुंची है तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 18 जनवरी को क्योंकि सुबह सुबह पहुंच गई है, तो 18 और प्लस उधर कितना 13, 31 होते हैं ना, तो 18 में एक इधर, तो जनवरी का उधर 13 दिन और प्लस एक 18 वाला, 18 जनवरी वाला, यानी 14 दिन तो उधर हो गए। फरवरी है, फरवरी 2020 एक लीप ईयर है। फरवरी में लीप ईयर में 20 दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर वाले में लीप ईयर में 29 दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर में 28 दिन होते हैं। तो यहाँ 2020 एक लीप ईयर है, तो यहाँ 29 दिन हो गया। ठीक है, मार्च में हो गए 31 दिन, एक मंथ छोड़ के, और 31 का होता है, तो ये 31 हो गए। अप्रैल में तो वो लौटी है 2 अप्रैल को, तो यहाँ 2 अप्रैल को रात को लौटी है, तो 2 दिन इधर हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 4 13, 1 14 और 2 16, एक कैरी, 3 2 5, 1 6 और 1 7, 76 डेज वो अपनी बहन के यहाँ रुकी थी। ठीक है, तो आपको पता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 31, ये 28 और 29, लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 28 दिन। 31, 30, 31, 30। ठीक है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन के होते हैं और सितंबर होते हैं कितना हो गया, 30, 31, 30, ये हो गया 30 दिन का, ये 31 दिन का, ये हो गया 30 दिन का, और दिसंबर हो गया 31 दिन का। तो ये डेज आप याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, यहां से भी ऊपर वाले 31 दिन के होते हैं, बीच वाले गड्ढे वाले 30 दिन के होते हैं। लौटते क्रम में इसको 2 बार जोड़ा जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। तो जुलाई और अगस्त ऊपर वाले पे आता है, इसलिए 31 दिन के हो गए। जुलाई और अगस्त 31 दिन के हो जाते हैं। तो इस तरह से डेज को काउंट करेंगे। अगला, एक वर्ग की भुजा स्क्वायर का साइड 48 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1 सहित 1/2 तथा 2/3 गुनी है। इनके परिमाप में क्या अंतर है? एक स्क्वायर है, उसका साइड दे रखा है, तो साइड स्क्वायर का दे रखा है 48। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो गया? तो स्क्वायर का साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × 8, तो कितना हो गया? 4 × 48, यानी कि 8 चौके 32, 4 चौ 16 और 3 192 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का पेरीमीटर कितना हो गया? 192 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा
यानी 48 का। तो आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई इसका यानी 48 का क्रमशः 2 एकम 2 1 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। तो यहां से काट दीजिए ना, ये कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर है। आयत का लंबाई कितना है? 72 सेंटीमीटर। क्या बोला है? वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी, ये 3/2 है, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 गुना है, तो इसको 3/2 गुना कर दिए तो 72 सेंटीमीटर हो गया। और आयत का चौड़ाई कितना है? उसी वर्ग की भुजा की 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी है, तो 16 × 48 और 16 दूना 32 सेंटीमीटर। ये हो गया आयत का लंबाई और चौड़ाई। अब आपको आयत का परिमाप देखते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल पेरीमीटर होता है 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई और चौड़ाई को ऐड करेंगे, 2 2 4 7 3 10, 104 × 104। मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया? लंबाई की जगह लंबाई आ जाएगा, प्लस में चौड़ाई की जगह चौड़ाई आ जाएगा, तो ऐड होकर 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 दूना 208। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया? 208। और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया है? 192। तो दोनों में अंतर कितना है? तो 208 माइनस 192, तो 8 और 8 16 का इसमें अंतर है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों के पेरीमीटर में 16 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस पैटर्न? पैटर्न आपको दे रखा है 1/4, 3/16, 5/64, 7/256, और अगला क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। ये एक तरह से सीरीज का क्वेश्चन है जो रीजनिंग में आते हैं, बट यहाँ पे नंबर मैथ्स का है, तो नंबर आप बोल सकते हैं कि मैथ्स का भी ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है पैटर्न। ऊपर वाला पहले देखते हैं, 1 3 2 5 2 7, 2 2 का गैप है दोनों ऊपर में 2 2 का गैप दिख रहा है, तो अगला 2 का गैप क्या बना देगा? 9। ठीक है, अब 9 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो नीचे का क्या देखते हैं क्या है? 4। और मुझे साथ साथ मुझे क्लियरली दिख रहा है ये × 4 है, ये भी × 4 है, ये भी × 4 है, तो यहां भी × 4 कर दीजिए। मल्टीप्लाई 4 के साथ है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 चौके 1024 होता है, यहां 1024 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सीरीज का एक पैटर्न था जो ज्यादातर रीजनिंग वाले पोर्शन में आता है क्वेश्चन ये। तो सीरीज का पैटर्न होता है, बहुत सारे इसके पैटर्न है, अनलिमिटेड पैटर्न है, कोई लिमिट नहीं, इसका किसी भी तरीके से नंबर बना के आपको दे सकता है। तो इसका आंसर 9/1024 सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 व्यक्ति से शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है, यानी ठंडी, गर्मी और वर्षा ऋतु में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई, पसंद का सीजन पूछा गया। ओके, प्राप्त आंकड़ों को मतलब जितने लोगों से पूछा किया गया, एक तरह से सर्वे किया गया, तो जो भी डेटा कलेक्शन हुआ उसको पाई चार्ट पे दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण सेंटर एंगल 150 डिग्री आया तो कितने व्यक्तियों को शीत ऋतु पसंद है, मतलब कितने ऐसे पर्सन है जिनको ठंडी पसंद है। सबसे पहले पाई चार्ट देखिए, पाई चार्ट इस तरह से बनता है सर्कल में, ठीक है। आप देखे होंगे क्रिकेट मैच वगैरह कहीं भी आप देखते हो डेटा ऐसे दिया रहता है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग कलर में दिखाया रहता है, कभी ऐसे रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये x, ये y डिग्री, ये x डिग्री, या नंबर में वैल्यू में दिया रहता है, तो ये हो जाता है पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। अब इस पाई चार्ट में 150 डिग्री, 150 डिग्री किसका दिखाया हुआ है? 150 डिग्री दिखाया हुआ है जो शीत ऋतु को पसंद करते हैं, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पाई चार्ट से जब डिग्री है, डिग्री से नंबर में कन्वर्ट करना हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पाई यानी कि इसकी वैल्यू, सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 360 ना, तो जो भी वैल्यू निकालना होता है फ्रॉम द 360, तो यानी 150 जो है ये 360 में से 150 है ना, तो 150 कितने में है? 360 में,
ठीक है, ये तो 360 का एक पार्ट हमने ले लिया, 150 अपॉन 360। जितना टोटल वैल्यू है ना 540, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जो आएगा वही उसका नंबर हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, ये 5 टाइम में, 3 से कट जाएगा 12 टाइम में, ठीक है, और कटेगा देखते हैं, 3 चौके 12 और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 2 3 अट्ठे 24 0 180 और कटेगा 2 दूना 4 90 दूना 80 और कटेगा 45। तो 5 पच्चे ये 45 इंटू 5 कितना हुआ, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20 और 2 22, तो 225 ऐसे लोग हैं इस केंद्रीय कोण यही हुआ, केंद्र से यहां ये जो 150 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है ना, ये शीत ऋतु पसंद करने वाले लोग हैं। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करके आपको बताना था, तो नंबर कितने हो गए, 225 ऐसे लोग हैं जिनको शीत ऋतु पसंद आया, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सेव्ड सम मनी एवरी मंथ फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एज गिवन बिलो। राहुल को जो पॉकेट मनी मिलता है उस प्रत्येक मंथ, उसमें से वह कुछ रुपए बचा करके रखता है, और बचाने का क्या है, डेटा यहां दे रखा है। एंड ऑफ द मंथ, प्रत्येक महीने के अंत का डेटा है, प्रत्येक महीने में कितना बचाता है इधर दे रखा है, ठीक है। तो जनवरी में 80 रुपए बचाता है, फरवरी में 140 रुपए बचाता है, मार्च में 210, अप्रैल में 285, मई में 375 और जून में 48 रुपए सेव करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, विच वन इज ट्रू, ठीक है। कथन पढ़ते हैं और डेटा को देखते हैं। कथन फर्स्ट स्टेटमेंट है, मई में अधिकतम बचत हुई, मई में अधिकतम बचत हुई, तो मई में तो सही में अधिकतम बचत हुई है क्योंकि 375 रुपया सबसे ज्यादा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है जनवरी फरवरी में हुई बचत का योग, द सम ऑफ द सेविंग ऑफ फ्रॉम जनवरी एंड फरवरी, तो जनवरी और फरवरी का सेविंग कितना हो गया, 220 रुपया। जनवरी और फरवरी के बचत का योग मार्च तथा मई 210 प्लस 375 के बचत के योग के बराबर है। कहां से बराबर है, 3 2 500, तो ऐसे ही हो गया, तो यह स्टेटमेंट गलत है। अगला है सबसे कम बचत फरवरी में हुई, सबसे कम बचत फरवरी में नहीं हुई है, सबसे कम बचत जून में हुई है। और लास्ट है जून के अंत तक कुल बचत 375 है, कहां 375 है, मई के अंत तक 375 है, तो ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर ए, मई में अधिकतम बचत हुई, ये करेक्ट आंसर है। तो कुछ डेटा के साथ आपके सामने क्वेश्चन था, कुछ रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन था, जैसे सिमेट्री वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100, 1000, लाख, 10 लाख, ये वाला मतलब डेटा तो रिपीट नहीं है बट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 28 दिसंबर वाले में या 29 दिसंबर वाले में जो मैंने वीडियो बनाया है उसका पूरा डिटेल मैंने कराया है, मैं दोनों का लिंक इसके वीडियो में मैंने डाल दिया है। आप यहां पे ना अगर कुछ समझ में आए तो उस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। बाकी मैंने 9 जनवरी 2023 का डाला है, इसके बाद का जो भी है 10 जनवरी का भी मैं डाल दूंगा वीडियो, और 10 का तो नहीं होगा, शायद 8 जनवरी का होगा, तो 8 जनवरी का भी पीछे में चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट में वीडियो में जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।